So today we will start नोट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म। हम इसके आज नोट्स देखेंगे। यही नोट्स मैं पीडीएफ में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने अभी तक पूरी वीडियोस देख ली होंगी। अगर एनसीईआरटी की अगर आपने सीरीज़ पूरी देखी होगी तो उसमें आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, पर उसके नोट्स भी ज़रूरी है। तो उसके नोट्स मैं आज लेके आया हूँ। तो इसके नोट्स को भी हम समझेंगे, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं उसको भी हम समझेंगे। तो जैसा हम पिछली वीडियो में किए थे कि ग्रीन हाइलाइटर से हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए थे और रेड हाइलाइटर से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, आते हैं अपन लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट इसका ये है, पहला पॉइंट इसका क्या है? पहला पॉइंट ये है कि रिप्रोडक्शन, क्या बोला है कि पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है। तो पहला ही पॉइंट, ये जो एनसीईआरटी की लाइन भी दी हुई है, ये एनसीईआरटी के लाइन में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन में भी ये दिया हुआ है। पहला पॉइंट है ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें पहला पॉइंट अपना क्या है? पहला पॉइंट ये है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। ठीक है, ये पॉइंट हम याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बोल दी है। रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन स्पीशीज। इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। कंटिन्यूटी को बना के रखा रहता है, कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। ये क्या करता है? कंटिन्यूटी को बनाए रख सकता है। रिप्रोडक्शन दो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। ये नोट्स जो मैं दे रहा हूँ, इसकी नोट्स की एक कॉपी आप लोग अपने पास रखिएगा। ठीक है, फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। ये मतलब कि मेरे ख्याल से पूरे 10 या 15 मिनट में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? फिर अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू किए थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व। इट इज़ मोर कॉमन इन लोअर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स। ठीक है, ये लोअर एनिमल लोअर प्लांट में कॉमन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल, सॉरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर ये चार्ट दिया हुआ है। चार्ट बहुत, ये चार्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का वाला चार्ट हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्या क्या बोला है, आइए अपन देखते हैं इसमें बोला क्या क्या है। इसमें बोल रहा है कि पहला आता है फिजन, फिर दूसरा बर्डिंग, तीसरा स्पॉरुलेशन, चौथा फ्रेगमेंटेशन, पांचवा रीजनरेशन, छठवा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिजन में हमने दो तरीके देखे थे, एक बाइनरी फिजन देखा था, एक मल्टीपल फिजन देखा था। बाइनरी में हमने देखा था अमीबा को, पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया था एनसीईआरटी बुक में। एक पढ़े थे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कब आता है? ये मल्टीपल फिजन, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में जाती है, प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन हमने इसमें अमीबा में भी मल्टीपल फिजन देखते हैं। क्या हमें अमीबा में मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है? हाँ मिलता है। कब? अनफेवरेबल कंडीशन में, जब वो इंसिस्टेशन करके 3 सिस्ट की लेयर बना के स्पोरुलेशन करता है, तब हम देखते हैं कि उसमें मल्टीपल फिजन, बहुत सारे अमीबा बनते हैं। फिर दूसरा हम देखेंगे बर्डिंग। बर्डिंग में क्या देखा है? इन आउटग्रोथ फ्रॉम पेरेंट बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट एंड सेपरेट्स हाइड्रा। क्या होता है? एक बॉडी से, जैसे एक बॉडी रहती है, उसका एक हाइड्रा रहता है। यहाँ से मान लो ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है पूरी बॉडी। यहाँ से एक पेरेंट बॉडी, यहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म निकल रहा है। अभी न्यू ऑर्गेनिज्म बाद में क्या है, धीरे 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 यहाँ पे बेस पे अटैच होता है, फिर यहाँ से कट आउट हो जाता है। फिर ये एक अपना अलग ऑर्गेनिज्म और ये एक अलग ऑर्गेनिज्म। आखिरी बात समझ में? मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, पर ये वाली छोटी होगी, क्यों? क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? ये रिवीजन लेक्चर एक तरीके से। फिर तीसरा था स्पोरुलेशन। ये हमने पढ़ा था कि एग्जांपल स्पोरुलेशन में टिनी सिंगल सेल्ड स्पोर्स फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, एग्जांपल कोनेडिया इन पेनिसिलियम। ये आप लोग याद रख लेना, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या था? ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू फ्रेगमेंट्स, एग्जांपल स्पायरोगायरा।
ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू फ्रेगमेंट्स, एग्जांपल स्पायरोगायरा, ये भी पढ़ा था हमने। रीजनरेशन में हमने पढ़ा था रिपेयर ऑफ मिसिंग पार्ट्स, प्रोलिफरेशन स्पॉन्जी एंड प्लेनेरिया, ये भी पढ़ लिया था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्लांट्स में ही होता है ये सिर्फ, नेचुरली बाय रूट स्टेम एंड लीव्स, आर्टिफिशियली बाय कटिंग द ग्राफ्टिंग माइक्रो, ये सब आपने पढ़ लिया है। आप लोग, मेरी एक वीडियो होगी रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दूंगा, ठीक है, या आई बटन पे क्लिक कर लेना, उसमें आ जाएगा। फिर हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, आते आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल हमारा खत्म हो गया, हमने असेक्सुअल तक एक अलग ही एक ही वीडियो बनी थी, इसमें देखो 3 पॉइंट में असेक्सुअल खत्म। क्योंकि ये जो चार्ट दिया ना, ये पूरा सेक्सुअल का ही है, ये पूरा सेक्सुअल में एनसीईआरटी में जो जो बोला है इसने एक चार्ट बना के खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब देखते हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ईदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। डेफिनेशन आप लोग रट लेना कि या तो सेम इंडिविजुअल या तो डिफरेंट इंडिविजुअल के थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट, ये ये गैमेट फ्यूज होके एक नया सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना हो गया, ठीक है। जो पॉइंट डाउट आए वो मुझे कमेंट कर देना या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, अभी ज़्यादा लोग नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी। द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ अप टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ अप टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। हमने जुवेनाइल फेज के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने के बीच में जो ग्रोथ और मैच्योरिटी वाला पीरियड होता है इसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। प्लांट्स में हम इसी चीज को वेजिटेटिव फेज कहते हैं। जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ जाती है तो उसे रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी हमारा हो गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं स्टार लगा दूंगा, जो पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा ना उसमें मैं स्टार लगा दूंगा। जैसे इसमें हम जुवेनाइल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें जुवेनाइल इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल जो है, ये जुवेनाइल वाली चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इधर वेजिटेटिव फेज क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रख लेना, प्लांट्स में वेजिटेटिव होता है, उसी चीज़ को एनिमल में जुवेनाइल कहते हैं। ये पॉइंट अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें हम एक स्टार दे रहे हैं। इन नॉन प्राइमेट्स द मैमल्स लाइक काउ, शिप, रेट्स, ये सब द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल, वेरियस इन प्राइमेट्स। ये पॉइंट भी अच्छा खासा है, इसको भी याद करना है। सारी पॉइंट है, बहुत कम तो है, 20 पॉइंट ही है मेरे ख्याल से, 20 भी नहीं है, 15 पॉइंट है। अगर ये 15 याद हो गए तो रिप्रोडक्शन एक तरीके से अच्छे से तुम लोग को याद हो जाएगा। इवेंट्स कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? इवेंट्स होते हैं, एक होता है एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगली बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे 3 प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन का फर्टिलाइज होने से पहले फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले की जो कहानी है, मतलब गैमेट्स का बनना देखेंगे और गैमेट्स कैसे जा रहा है ये देखेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं देखेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो सेकंड स्टेप है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के पहले की कहानी है, बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दिस इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। हम इसमें पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में क्या पढ़ेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स के बनने को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है गैमेट, डिपेंडिंग अपॉन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोगैमेट्स, है ना। अगर ये गैमेट से सेम दिखेंगे तो ये सब हमने वीडियो में पढ़ा है, अगर सेम दिखेंगे तो वो होमोगैमेट्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने क्लेडोफोरा, मैंने एनसीईआरटी का मेरी जो सेकंड पार्ट वाली जो वीडियो है उसमें मैंने इसको अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर तक अंडरलाइन किया, एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम तक दिया है। क्लेडोफोरा ना थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ये पक्का पूछ सकते हैं इस बार, मेरे को इसके चांसेस लग रहे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि हीटरोगैमेट्स ह्यूमन में तो होता ही है। एग जो फीमेल का होता है वो एग होता है, सर्कुलर होता है, मेल का जो होता है मोटाइल स्ट्रक्चर होता है उसके पास,
ठीक है। द गैमेट्स आर जनरली आर ऑफ टू काइंड्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। मेल फीमेल दो टाइप के गैमेट होते हैं। अब हम इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। क्या पढ़ा हमने कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। अ मीडियम इज नीडेड थ्रू विच मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। कोई एक मीडियम चाहिए होगा इनको। क्या चाहिए होगा इनको? मीडियम। मीडियम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा इनको? मीडियम चाहिए होगा। तो ये मीडियम को अंडरलाइन हम किसी मीडियम के थ्रू ही जाते हैं। तो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। तो क्या बोला है कि एल्गी और ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में क्या मीडियम होता है? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या मीडियम होता है? वाटर। वाटर मीडियम होता है। वाटर किस किस में? ऐसा लिख लेना कि इन तीनों में वाटर मीडियम होता है। सर्व्स एज द मीडियम थ्रू विच गैमेट ट्रांसफर एंड टेक्स। द फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के थ्रू गैमेट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो इसको तो याद कर लेना। खैर इसको तो तुम लोग के पॉइंट को पढ़ते तो ही खुद समझ में आ जाएगा, अगर तुमने वीडियो देखी होगी वो तो। ठीक है, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो। ये तो एक रिवीजन टाइप के लिए मैं दिया हूँ कि जैसे अपन नोट्स देंगे जल्दी 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 याद। अच्छा हाँ, नोट्स में क्या बोल रहा हूँ मैं जो चैप्टर इस बार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर लेक्चर में ये बात जरूर बोलूँगा और बोलता रहूँगा कि नोट्स, बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने अपन को। बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने। नोट्स अपन को उतने ही बनाने हैं जितनी की अपन की जरूरत है। बड़े बड़े में अपन क्या पढ़ना है? अपन को एनसीईआरटी की एक लाइन रट लेनी है। एनसीईआरटी की एक लाइन रट लें। अगर एनसीईआरटी की एक लाइन रट लेंगे तो अपन ये चीजें देखते ही ना अपन समझ जाएंगे कि हाँ एनसीईआरटी में अपन ने ये पढ़ा था, क्योंकि क्वेश्चन आने एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन आने एनसीईआरटी से ही है। तो हम क्यों इतने बड़े बड़े नोट्स, किसी को बहुत ज़्यादा डिफाइन, बहुत लंबा लंबा करके पढ़ें? हालांकि अगर किसी को ऐसा चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं ऐसा लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा, कमेंट ही करते रह जाना। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। हम भी डीप एक्सप्लेनेशन पढ़ाते ही हैं अपने, लेकिन लाइव क्लासेस में चलता है ये सब, क्योंकि बहुत टाइम रहता है ना। वीडियो में तो क्या है, एक ही बात में हमको अपना दिखाना है टैलेंट, तो हम यही करेंगे कि हम सोचेंगे एक ही बार देखोगे तुम, तो इससे अच्छा है कि जितना अच्छा हो सके हम उतना अच्छा दिखा देते हैं। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई होगी आप लोग को कि हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी करने के बाद ये जो मैंने नोट्स दिए हैं उनको फटाक से पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उठानी है बुक। कौन सी? या तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स उठा लो, या तो मतलब एनसीईआरटी रिलेटेड कोई सी भी एक गाइड उठा लो जिसमें क्वेश्चंस करने वाले हो और क्वेश्चंस लगाओ। बस तीन चीज़ करनी है। पहली चीज़, एनसीईआरटी अच्छे से रीड, जो मैंने एनसीईआरटी सीरीज चलाई उसको देख लो। ये जहाँ से तुम्हें अच्छा लगता है मैं तो कहता हूँ वहाँ से देखो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि अगर मेरी ही वीडियो देखो ही देखो। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी अच्छी लग रही है जहाँ की भी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी, लेकिन पढ़ो एनसीईआरटी ही। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करना है? दूसरी चीज़ करना है कि मैंने ये जो नोट्स दिए हैं ये काफ़ी ठीक है, शॉर्ट में है, सब कुछ एक्सप्लेन भी है, सबको एक एक पॉइंट दिया हुआ, टर्म दिया है, उसके बारे में एक लाइन बोल दी है। ठीक है, तो ये बहुत यूज़फुल है। तो मैं तो कहता हूँ इसको जरूर करना मेरे यहाँ से। एनसीईआरटी करो ना कर लो, ये जरूर करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको करने के बाद क्या करेंगे अपन लोग? डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। कौन से बुकों के? जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एक मास्टर द एनसीईआरटी बुक होती है, ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड कौन सी बुकें होती हैं? एक फिंगर टिप्स करके होती है, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट होती है, और एक एनसीईआरटी रीबूस्टर है। तो लेकिन ये एक बुक, जो ये सब कुछ बुकें आती है ना, ट्रूमैन्स करके, एबीसी, ये सब से दूर ही रहना। हाथ भी मत लगाना, देखना ही मत इन सब की तरफ, क्योंकि अब पेपर बहुत एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। लास्ट में अपन पता, बस एग्जाम वाले दिन अपन ये सोचेंगे कि यार सिर्फ ऊपर ऊपर का ही पढ़ लेते ना तो सिलेक्शन हो जाता। ऐसी कहानी रहती है एग्जाम वाले दिन। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपना। गैमेट ट्रांसफर तक पढ़ लिए थे, तो मतलब हमने प्री फर्टिलाइजेशन एक तरीके से देखा जाए तो खत्म कर दिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ अब लाइन पढ़ने को आ गई। इन प्लांट्स व्हेन बोथ मेल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इसे को बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है? मैंने पढ़ाया था। बाइसेक्सुअल मतलब कि प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही स्ट्रक्चर एक ही जगह पे हो, उसे बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल बायसेक्सुअल के एग्जांपल नीट में, पता डेफिनेशन तो नहीं पूछते ज़्यादातर, पर एग्जांपल जरूर पूछते हैं। एग्जांपल इसलिए पूछते हैं क्योंकि भूल जाते हैं लोग। क्या पता तुमको 1 साल बाद 2 साल बाद ये याद रहे या नहीं रहे कि बायसेक्सुअल का एग्जांपल क्या था, कुकुरबर्ड और कोकोनट, और उनने वहीं से उठा के पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता है, सच कह रहा हूँ मैं। तुमसे ये पूछ लेंगे मोनोशियस के एग्जाम्पल दो, ऐसे ऑप्शन दे देंगे 3 4 5 6, कोकोनट को कुकुरबर्ड होगा, तो वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। फिर अपन सोचेंगे यार ये तो लाइन टू लाइन आई थी,
फालतू अपन इतना कुछ एलोबरेट करके पढ़ रहे थे, इस प्रोसेस में ये होगा वो होगा, ये कुछ नहीं मतलब निकलता है, सीधा उठा उठा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है। एंड व्हेन दीज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट एंड व्हेन दीज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स देन दीज प्लांट्स आर रेफर्ड टू एज यूनिसेक्सुअल। इनको कैसे रेफर किया जाता है? यूनिसेक्सुअल की तरह। जो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, जो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, जो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं रिप्रोडक्टिव, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल और डाइशियस। इनके एग्जाम्पल देख लो, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? पपाया एंड डेट पाम। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। तो वो एक दो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ फालतू फालतू पूछे, वो एग्जाम्पल उठा के पूछ लेगा। इन सम लोअर एनिमल्स ऑल्सो बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। इसमें भी एनिमल्स में भी क्या होता है कि फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गन, एक ही मतलब कि ऑर्गेनिज्म पर हो, एक ही ऑर्गेनिज्म पर हो, ठीक है। मेल में ही तुमको वो मिल जाएगा, फीमेल और सेक्स, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। तो इसे हम एनिमल्स में क्या कहते हैं? एनिमल्स में कहते हैं हम लोग हार्मोफ्रोडाइट। ये जब मैं एनसीईआरटी सीरीज चलाई थी तो मैंने एनसीईआरटी के जस्ट बगल वाले डब्बे में, जो बगल में जो खाली स्पेस रहता है ना, मैं इसमें ये सब लिखवाया भी था। ये आड़ा टेढ़ा निकल रहा है मेरा पेन, इसको फिर से लिखेंगे हम लोग, माफ करिएगा, इधर उधर निकल जाता हूँ कभी कभी मैं भी। हाँ, तो क्या बोला मैंने कि हार्मोफ्रोडाइट, हाँ हार्मोफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल के एग्जांपल क्या होंगे? हार्मोफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल के एग्जांपल होंगे, एक होगा टेपवर्म, एक होगा टेपवर्म, और एक होगा अर्थवर्म, एक होगा लीच। फंगस में क्या होता है? फंगस के बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड होमोथेलिक। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक। अगर बात फंगस बोल दी है, ऑप्शन अपन ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसा पूछेगा। अपन को ये बोल देगा, अपन को एक फंगस का एग्जाम्पल दे देगा, कोई सा भी फंगस उठा कर दे देगा और बोलेगा कि ये बाइसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, फंगस बोलेगा नहीं, फंगस का एक एग्जाम्पल उठा कर दे देगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन दे देगा हार्मोफ्रोडाइट, ठीक है। ऑप्शन क्या देगा? हार्मोफ्रोडाइट देगा आप लोग को, बाइसेक्सुअल देगा, यूनिसेक्सुअल देगा, एक शायद हेट्रोथेलिक भी दे दे और होमोथेलिक भी दे दे। तो अपन क्या लगाएंगे? होमोथेलिक या हेट्रोथेलिक। हार्मोफ्रोडाइट होमोफ्रोडाइट नहीं, हार्मोफ्रोडाइट होमोफ्रोडाइट जहाँ किया अपन ने वहां गए। क्यों? हार्मोफ्रोडाइट और होमोफ्रोडाइट तो किसके लिए एग्जांपल यूज होते हैं? एनिमल्स के लिए। अब फंगस में इसको क्या नाम दिया गया है? होमोथेलिक। तो इस चीज का ध्यान रखें, यही छोटी छोटी मिस्टेक होंगी। अगर पता है, देखो 300 तक अगर जो नंबर आते हैं ना बच्चों के, आजकल की कंडीशन, जो आजकल का पेपर आ रहा है, 300 तक तो डायरेक्ट देंगे वो लोग, कोई घुमाना फिराना नहीं। घुमाना फिराना चालू करते हैं इसमें, हल्की हल्की चीजें, सिली मिस्टेक, ये होती है सिली मिस्टेक। अब नीट में जो पेपर आया ना, वो सब सिली मिस्टेक ही करवा सकता है, सिली मिस्टेक के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। पेपर क्योंकि इजी देना है उन्हें, और सिली मिस्टेक जितने करवा सकते हैं वो लोग करवाएंगे। तो यहाँ सिली मिस्टेक होगी अपन से, समझ रहे हो बात को? अपन पता हार्मोफ्रोडाइट टिक करके आएंगे, ज़्यादातर लोग यही करेंगे। अपन से पूछ लिया कि एक फंगस का एग्जांपल देके कि इट हैव सेम मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, इसका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही सेम इंडिविजुअल में होता है, क्या बोलेंगे इसको? एग्जाम्पल में भले अपन को फंगस का एग्जाम्पल दिया हो, अपन को पता नहीं है कि वो, अपन को ये पता होना चाहिए कि वो फंगस है, पहली बात तो एकदम वहीं ये क्लिक होना चाहिए कि ये फंगस है। उसके बाद ये क्लिक होना चाहिए कि हाँ, फंगस में क्या होता है, हार्मोफ्रोडाइट को ही अपन होमोथैलिक नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? यूनिसेक्सुअल को हेट्रोथैलिक। तो ऐसी जगह घुमाए जाते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, मेरा ध्यान ज़्यादातर क्या है कि सिली मिस्टेक ना हो, आप लोग पढ़ना सीखो। पता है, पढ़ना सीख गए ना तो फिर तो खुद से ही पढ़ लोगे यार। ये जो डिटेल्ड जो वीडियो बनती हैं, ये सब तो खुद ही कर लो। एनसीईआरटी अगर उठा के बैठो ना, धीरे धीरे खुद ही सब समझ में आने लगो, अगर एक बार थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो। बड़ी बड़ी कोचिंगों की तो जरूरत है ही नहीं अब, मैं तो जहाँ तक मानता हूँ। हाँ, फर्टिलाइजेशन इज अ कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन क्या है? कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट।
डिप्लॉइड जाएगा, इसको सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक परमानेंट फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, और सेम पेरेंट के भी हो सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। ये एक नया नाम आया है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी, सिनगैमी, सिनगैमी। इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर प्रोसेस पूछे इस पूरे प्रोसेस क्या कहते हैं तो बोलेंगे सिनगैमी, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिनगैमी। When the female gamete undergoes development to form new organism, when female gametes undergo development to form new organism without fertilization। हाँ, ये पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पार्थेजेनस क्या बोल रहा हूँ मैं यार, पार्थेनोजेनेसिस। हाँ, पार्थेनोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार देना चाहता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि पूछ लेंगे। क्या बोलेंगे? जब फीमेल जो रहती है किसमें जाती है? डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें ये बात देख लेना, ये अंडरलाइन करने वाली है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किए बिना वो क्या कर रही है जानते हो? वो डेवलपमेंट कर रही है नए ऑर्गेनिज्म का। इसके एग्जाम्पल देख लेना। पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल क्या होंगे? पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल क्या होंगे? पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल होंगे रोटिफर, हनी बी, सम लिजार्ड्स एंड बर्ड। याद रहेंगे क्या आप लोग को? होप सो याद ही रहे। सिनगेमी इज ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट अकर्स। सिनगेमी 2 प्रकार के होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है और फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होती है। 2 प्रकार के ही होते होंगे, ठीक है। जो बॉडी के बाहर हो, जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, तो मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहा है, वो एक फीमेल के पेट के अंदर नहीं हो रहा है, वो बाहर कहीं हो रहा है, और बाहर ही फ्यूज होके वो एक अलग ही सेल वॉल बना लेते हैं या कुछ भी बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे के नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। वो क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाहर जो होती है फिर उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल सिनगेमी। एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ से ये एग्जाम्पल, ये चीज़ें देखो, ये देखने लायक है। व्हेन एग इज, ये आ गई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल देख लिया हमने, एल्गी में, फिशेस में, एम्फीबियंस में। ये लोग क्या करते हैं? हम अपना यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा देखी है मैंने, या तो इंस्टा पे देखा है, ऐसे ही रील्स में आता रहता है। उसमें क्या रहता है? सी हॉर्स रहता है, वो ऐसे रहता है, वो पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे बाहर निकालता रहता है अपने पेट से, बहुत सारे। अलग ही बाहर पता नहीं क्या करता है, अलग ही चलती दुनिया, छोड़ो अपन को क्या। When egg is retained inside the female body, when egg is retained inside the female body, where it fuses with the male gamete, and the process is called internal fertilization, internal syngamy। तो पेट के अंदर हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो पेट के बाहर हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैं तो इसको ऐसे याद रखता था, आप भी इसको ऐसे याद रखो, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश में बोलने का मतलब कुछ नहीं है। इट इज़ द ठिकाना ढमकाना। बात क्या रह गई? सीधी सीधी बात है, जो पेट के बाहर हो रहा है, बाहर एनवायरनमेंट में हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस को वाटर मीडियम की जरूरत पड़ती है, एम्फीबियंस को वाटर मीडियम की जरूरत पड़ती है। पानी के बिना उन लोग का रिप्रोडक्शन नहीं होना है, क्योंकि उनका गैमेट ट्रांसफर भी पानी के साथ ही होना था। अपन ने यहाँ पढ़ा था कहीं, याद है? ये आई लाइन देखो, वाटर के थ्रू क्या होता है इनका? वाटर के थ्रू तो इनका फ्यूजन होता है, मतलब कि कहीं कहीं फीमेल कहीं है, मेल कहीं है, उनने उधर से अपना एग छोड़ा, इनने इधर से अपना एंथ्रोजोडिया जो भी निकाला, वो कहीं जाके मिल रही हैं, और वहाँ जाके फट जाके नया कच बन रहा है। मतलब पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, और बेटा कहाँ है, पता ही नहीं है। मुझे ऐसा यही होता होगा, होता ही है, होता होगा क्या, होता ही है, ठीक है। लास्ट पॉइंट 15 पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। 15 पॉइंट क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या देखा? प्री फर्टिलाइजेशन देखा। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा? गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, मतलब गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेट कैसे ट्रांसफर होते हैं। अब ट्रांसफर तो हो गए, ठीक है। अब फर्टिलाइज कैसे हो? ट्रांसफर होने का फर्टिलाइजेशन होगा ना, मिलेंगे जब तब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हमने देखा कि जो चीज़ बाहर होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो चीज़ पेट के अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, मल गया, अब बनेगा क्या? फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट, तो वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन का हो गया। और एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो।
After fertilization, a diploid zygote is formed in almost all sexually reproducing organism. Diploid zygote, ये अंडरलाइन कर लेना, ये डिप्लॉइड अंडरलाइन करने वाली बात है, डिप्लॉइड अंडरलाइन करने वाली बात है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ zygote में क्या बोल रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड zygote इज फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ऑलमोस्ट सारे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है, जो जाइगोट बन रहा है वो डिप्लॉइड बन रहा है। ऐसा क्यों होता होगा, मैं आप लोग हल्का सा मैंने शायद समझाया होगा अपनी वीडियो में। इसको ऐसे समझो, यहाँ स्पेस नहीं है ना, देखो मैं इसे दिखा देता हूँ, मैं मिटा दूंगा, आप लोग भी कहीं रफ पेज पे देखना इस चीज को। मैं कह रहा हूँ कि जो गैमिट्स बनते हैं, अपन ने एक चीज पढ़ी होगी, जो गैमिट्स बनते हैं वो ह्यूमन बॉडी में एन होते हैं, ठीक है, एन, एक एन मेल का, मतलब ये मेल का, एक एन फीमेल का। अब ये क्या है, गैमिट है, ये मेल का स्पर्म है, ये फीमेल का एग है, ठीक है। स्पर्म और एग मिले, क्या हुआ इनका, 2n बन गए। ये 2n क्या है, जाइगोट है, यही होता है ना, क्यों भाई साहब। जब एक मेल और एक फीमेल मिलता है तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। जब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन के क्या बनाते हैं, जाइगोट, ये अपन ने पढ़ा है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो मेल गैमेट में एक एन होता है, फीमेल गैमेट में एक होना होता है, तो जाइगोट में तो 2n होगा ना। ये बात समझना है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है उसे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 2n। पर जब इसका गैमेटोजेनेसिस होगा, क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। अब ये जो एक तरीके से मान लो ये एक बच्चा है, एक फीमेल, एक बॉडी, फीमेल बॉडी बोल रहा हूँ, बॉडी एक तरीके से बच्चा है ये, ठीक है। अब भाई ये भी तो कभी जाकर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी करेगा, इसका भी तो कभी स्पर्म बनेगा, तो इसके स्पर्म में भी क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। अब इसकी जिससे शादी होगी उसके पास एक एन होगा, तो वापस ही मिलके क्या बना लेंगे, 2n बनाएंगे। तो ऐसे करके जनरेशन चल रही है ना, समझ रहे हो बात को, समझ गए बात को। यहाँ होती है मियोसिस करके एक प्रोसेस होती है, ये सब मेरे ख्याल से पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला इसमें, मैंने इसमें ये बोला कि एक मेल गैमेट रहता है स्पर्म, एक फीमेल गैमेट रहता है एग। मेल गैमेट के पास एन रहता है, आपने बोलते 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके पास 46 है, इसके पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। 23 मेल से लिए होंगे, 23 मेल से लिए होंगे, 23 फीमेल से लिए होंगे, तभी तो जाकर 46 हो रहा है। आगे बात समझ में। अभी अपने स्पर्म के अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं देगा, स्पर्म के अंदर देगा 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम देगा। और 23 क्रोमोसोम में जिससे शादी करेगा वो लाएगी, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो उसके बच्चे के बाद वापस 46। ये चलती रहेगी प्रोसेस, खत्म ही नहीं हो रही है, इंडिया में तो खासकर खत्म होते ही नहीं है, चलने दो चलने दो। अब मैं सब मिटा देता हूँ, मज़ा आता है मिटाने में, मज़ा तो नहीं आता पर ठीक है। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में मतलब कि एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट बाय प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट से, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोस माइटोटिक सेल डिवीजन। एम्ब्रियोजेनेसिस के साथ क्या होता है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो मैंने पढ़ाया था अभी, कि जाइगोट बन जाता है, मैंने बोला था यहाँ मेल होता है, यहाँ फीमेल होती है, ठीक है, मेल होता है, एक फीमेल होती है, इसके पास एन होता है, इसके पास भी एन होता है। ये क्या बन गया, ये बन गया 2n का एक जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट जो होता है, ये क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इनके अंदर क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएट होते हैं। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वेल सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स टू फॉर्म स्पेशलाइजेशन ऑर्गन ऑफ। तो इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन, जिससे क्या बनती है, एक बॉडी जो सेल डिफरेंशिएट करके अलग अलग बनती जाती है। हाथ बनेगा, कुछ कान बनेगा, कुछ कुछ बनेगा, कुछ कुछ बनेगा, बनाते जाओ। मज़ा आ रहा था ऐसे करने में, तो इसलिए किया मैंने। वापस मिटाऊंगा, यही काम है मेरे पास। ठीक है, तो
अपन ने ये लाइन पढ़ ली, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट बाय प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोस माइटोटिक सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएट। सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, व्हाइल सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद जो जाइगोट बनता है वो डेवलप होने लगता है, डेवलप होकर एक पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है बड़ी सी। 16th point, on the basis of the development of zygote animals are grouped into, अच्छा development of the zygote, ओविपेरस विविपेरस और ओवोविविपेरस किस पे बेस है, तो ऑन द ये पूछ लेंगे ये लोग, कुछ नहीं ओविपेरस विविपेरस है और ओवोपेरस, ये सब कुछ नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेंगे अगर मान लो कि ऑन विच बेसिस ओविपेरस विविपेरस और ओविविपेरस इज कैटेगराइज्ड इनटू ग्रुप्स, तो अपन क्या बोलेंगे, on the basis of development of zygote, on the basis of development of zygote। तो क्वेश्चन ये लोग ये पूछेंगे और अपन सब क्या पढ़ते रह जाएंगे कि ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस। अगर बहुत ही ज्यादा इजी पेपर बनाया तो क्या पता पूछ ही ले, ओविपेरस के एग्जांपल बता दो, विविपेरस के एग्जांपल बता दो, ओविपेरस के एग्जांपल बता दो। अभी बात समझ में, ठीक है। द ओवोविविपेरस एनिमल सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड ले एग्स। ओवोविविपेरस एनिमल जो होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड, ये क्या कहते हैं, अंडे देते हैं। इन विविपेरस एनिमल सच एज मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग किसमें आते हैं, विविपेरस में। जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, इनसाइड द बॉडी बनती है, ठीक है। इन ओवोविविपेरस एनिमल्स द फीमेल रिटेन्स द एग इनसाइड द बॉडी, फीमेल क्या करती है, एग अपने अंदर रखी रहती है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी, अलाउ करती है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का, ठीक है। एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नरिशमेंट, वो एक एक्स्ट्रा नरिशमेंट नहीं देती है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एज द प्लासेंटा इज एब्सेंट, क्योंकि ये सब क्यों होता है, ओविविपेरस में प्लासेंटा एब्सेंट होता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये पूछेंगे यहाँ से। एग्जाम्पल, शार्क एंड रेटल स्नैक। ये स्नैक अच्छे से दिख नहीं रहा है क्या, ये स्नैक्स लिखा हुआ है ना, स्नैक मतलब सांप, स्नैक्स खाने वाला स्नैक्स नहीं, ठीक है। प्लासेंटा किसमें एब्सेंट रहता था, ओविविपेरस में, इसलिए नरिशमेंट जो होती है वो फीमेल बॉडी नहीं देती है, जैसे कि शार्क और रेटल स्नैक्स में। तो ये चीज आप लोग बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन इसमें यही पूछेंगे, प्लासेंटा एब्सेंट किसमें रहता था, ओविविपेरस में, ठीक है। तो ये नोट्स हमारे खत्म हुए, हमने काफी कुछ पढ़ा इसमें, आप लोग देख लेना इसको, देख ही रहे होंगे इतनी देर से, तो बोलना क्या है, लेकिन करना यही है, बता दे रहा हूँ मैं, इन पॉइंटों को एकदम रट के रखना। एक तरीके से ये भी एनसीईआरटी की उठाई हुई लाइन है, एनसीईआरटी का समरी उठाया है हमने। और मेरे को तो जहाँ तक, ऐसे कोई गारंटी वारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि इन 2 पेज के अलावा नहीं आना क्वेश्चन एग्जाम में। एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, कोचिंगों के टेस्ट में तो पता नहीं क्या क्या पूछ लो, कोचिंगों के टेस्ट में वही पूछेंगे जो तुम्हारी टीचर नोट्स में लिखवाएगी। एक बात याद रखना, कोचिंगों के टेस्ट में वही क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारी टीचर टेस्ट में लिखवाएगी। पागल हूँ क्या मैं, जो तुम्हारी टीचर कॉपी में लिखवाएगी वही कोचिंग के टेस्ट में आएगा, ठीक है। देखते रहो फिर। ये कितने पॉइंट हैं, ये 17 पॉइंट हैं। ये भी मैंने एक बुक से ली है, ऐसी बात नहीं है, ये बुक काफी अच्छी थी इसलिए मैंने वहां से उठाई, मैंने खुद नहीं लिखे हैं, पर लेकिन मेरे को काफी अच्छा लगा ये। आप लोग भी इस पॉइंट को ऐसे सेल्फ नोट, और सेल्फ नोट्स तो मैं बेस्ट मानता हूँ यार, सेल्फ नोट्स से बेस्ट तो कुछ नहीं है। पर सेल्फ नोट्स का मतलब ये नहीं पूरी बुक लिख डालो, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इम्पोर्टेंट हमको जब नहीं पढ़ा होता है ना, तो हमको सभी इम्पोर्टेंट लगता है। थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ भाई किस चीज़ को अंडरलाइन करें, किसको नहीं करें। खुद से जिस दिन पढ़ाना सीख जाओगे उस दिन पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं ये लेक्चर अब खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने बहुत कुछ पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब पढ़ा हम लोग, एनसीईआरटी सीरीज चला ही रहे हैं, ठीक है, उसको देखते रहो और एनसीईआरटी करो यार, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। और क्या बोलूँ, बस यही है। और देख लेना अगर मेरी लाइव क्लासेस में भी आ जाए ना, उसमें क्या मैं थोड़ा बोर्ड पे बहुत अच्छे से, वो डीप एक्सप्लेनेशन तो नहीं कह सकता, पर हाँ आराम से पूरा समझाते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं हम लोग उसमें, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। लाइव क्लासेस ज्वाइन कर ही लेना, मैं तो कहता हूँ। 7 days फ्री डेमो देते हैं हम लोग उसमें,
मेरा नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप से मैं ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा तुम्हें। इस पर ये बहुत कुछ पढ़ा है यार अपने। ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना, ठीक है। कुछ करो ना करो, इनको जरूर कर लेना, एनसीईआरटी बुक रीड कर लेना ये। हाँ, और ये बहुत बड़े बड़े जो अपने 10 15 20 पेज के जो नोट्स होते हैं ना, मत करना। और ये मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे कोई कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगा, पर लेकिन जो बहुत बड़ी मॉड्यूल्स हैं, इसके बड़ी बड़ी कोचिंग की मॉड्यूल्स है बिकती है ना, उन मॉड्यूल्स को मैं तो मानता हूँ ना करो। मेरा मानना यह है कि मैं नहीं करूँ। अगर एनसीईआरटी बेस चल रहा है तो कर लो, एनसीईआरटी बेस नहीं चल रहा तो मत करो। क्योंकि जब मैंने देखा था तो वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था, वो अपना अलग ही मॉड्यूल जो बनाते हैं, जो उसमें जो अपने पॉइंट्स देते हैं, वो लोग उसी पे से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, समझ रहे हो। जो फालतू का एक टाइम वेस्ट है। अभी तुम लोग 2017 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, ठीक है, इनके पेपर उठा के देख लो, इनसे एकदम एनसीईआरटी। और जैसे जैसे साल बढ़ रहा है वैसे वैसे पेपर इजी होते जा रहा है। और मैं 21 वाला तो मुझे लग रहा है कि और भी इजी आएगा, और भी इजी आएगा। तो हम फालतू जगह नहीं जाएंगे। फिर 21 वाले पेपर में पता होगा क्या, अगर हम बहुत ज़्यादा 20 20 पेज का पढ़ने लगेंगे ना, तो हमको वो 2 पेज ही याद नहीं रहेगा जिसमें से क्वेश्चन आना है। अगर ऐसा कर रहा भी तो एक चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा, बाकी 2 चैप्टर छूट जाएंगे। तो कुछ ऐसा करो कि हर चैप्टर अपन को याद रहे, है ना। और उसमें से ऊपर ऊपर से ही आना है तो ऊपर ऊपर से सारा पढ़ के रखो, है ना, पढ़ के सारा रखो ऊपर ऊपर से अच्छे, ठीक है। एनसीईआरटी को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ो। और एनसीईआरटी को समझना थोड़ा टफ है, इसके लिए हम एनसीईआरटी सीरीज चला ही रहे हैं कि एनसीईआरटी को खुद से पढ़ते हैं ना तो पगला जाएंगे। इसलिए मैं एनसीईआरटी सीरीज आप लोग के लिए चला रहा हूँ, उसको जरूर देखें, ठीक है। तो मैं इस क्लास को अब ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छे से याद करना, मैं नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैं याद हो जाए तो मेरे को कमेंट करके ये भी दिखा देना कि हाँ भैया मेरे को सारा याद हो गया, ठीक है। थैंक यू, ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टाटा, ख़त्म, बाय बाय, टाटा।